गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग का 12th एग्जामिनेशन आ चुका है, तो 12th एग्जामिनेशन में आपका जो एग्जामिनेशन होगा जैक काउंसिल के द्वारा, तो उसमें 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग को बिजनेस स्टडी के तहत हम 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हैं, उसी प्रकार आपको इकोनॉमिक्स के तहत जो भी चैप्टर्स हैं, प्रत्येक चैप्टर के तहत आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको समस्या नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चंस है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। पहले आपको हिंदी में देंगे, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके देंगे। इसको वीडियो ध्यान देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है। तो ये क्वेश्चन बोला है हमारा, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि जानते हैं इकोनॉमिक्स दो होता है, एक पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इसमें होता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ये इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड होता है। इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल पर्सन हो गया, इंडिविजुअल से रिलेटेड जो वर्क होता है, जिससे किसी न किसी रूप में हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पाए, हमारा आर्थिक विकास हो पाए और अर्थव्यवस्था का विकास हो पाए। तो उसी कंडीशन के तहत पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जैसा कि देखेंगे इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन लिया है हमारा कि यदि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नदोत्तर है तो सीमांत अवसर लागत होगी। ऑप्शन दिया है बढ़ी हुई, घटी हुई, परिवर्तनशील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बढ़ी हुई। ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन बोला है यदि सीमांत अवसर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिक्स है, यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा। तो जैसा कि जानते हैं सीमांत अवसर होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो फिक्स है, तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो होगा ऑप्शन बी, एक सरल रेखा। एक सरल रेखा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि उत्पादन के कितने साधन है। तो जैसे जानते हैं प्रोडक्शन के साधन है वो हमारे 4 हैं। कितने सर? हमारे 4 हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया हमारा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है। तो इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? बेसिकली अर्थव्यवस्था जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है मिक्स। हिंदी में कहते हैं एक होता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसी कंडीशन के तहत साफ साफ बोला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है? पूंजीपतियों का, सरकार का, आम जनता का या किसी का नहीं। तो जैसा कि जान लीजिए ये जो हमारा कैपिटलिस्ट है इस पे हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल होता है। दूसरा दिया हमारा सरकार। तो समाज का जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारा डिपेंड करता है सोशलिस्ट पे। तो इसका ऑप्शन होगा सरकार का। नाम ही स्पष्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि किसी न किसी रूप से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए सामाजिक रूप से। तो इस पर कंट्रोल जो होता है वो सरकार का होता है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, निम्न में से किस पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। निम्न में से किस पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। अगला बोला सीमित संसाधन, असीमित संसाधन, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बोथ, ए एंड बी, ए एंड तो बी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक प्रोसेस, उसके जो 4 प्रकार होते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, और हमारा होता है एक प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, एक और हमारा होता है जो याद नहीं बताएंगे आपको हम। इसका ऑप्शन होगा बी, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। ये 4 होता है हमारा, जिसमें हमारा ऑप्शन 2 ही दिया है, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो ए एंड बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जो भी लर्न किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, बोला है इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल इंडस्ट्री या ऑल। इसका ऑप्शन होगा सी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री।
क्योंकि इंडिविजुअल इंडस्ट्री से रिलेटेड या इंडिविजुअल फैमिली से रिलेटेड, इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सारा मैक्रो इकोनॉमी के तहत होता है। इकोनॉमी दो होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो जो होता है ये इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होता है, और मैक्रो जो होता है ये ऑल पर्सन से रिलेटेड होता है। अगला हमारा बोला है क्वेश्चन 9 बोला हमारा कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। तो हम जैसे जानते हैं कि प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा लैंड भी चाहिए, उद्यम भी चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। अर्थव्यवस्था की सबसे केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो जैसा कि ऑप्शन दिया है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 साफ साफ बोला हमारा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसका सामना करना पड़ता है। ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा बी, तीन। कितना होगा सर? बी, 3 समस्या है सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि मैक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द है? ये किसका अर्थ है? ये हमारा ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अगला बोला हमारा 13 क्वेश्चन बोला हमारा कि सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। मार्शल, बोल्डिंग, केन्स या रेगनर फ्रेस। 4 नाम दिया है। सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसका ऑप्शन होगा डी, रेगनर फ्रेस। याद रखेंगे सर, रेगनर फ्रेस मैक्रो वर्ड का सबसे पहले प्रयोग करने वाले पर्सन जो थे उनका नाम था रेगनर फ्रेस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व है, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों का। तो ये होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हम जानते हैं इकोनॉमी जो होता है इसका 3 होता है हमारा, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है मिक्स। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो है ये दो कंबाइंड होता है तो हमारा ये मिक्स इकोनॉमी कहलाता है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन बोला है 15 क्वेश्चन कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्तियों की अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति की अस्तित्व प्रधानता पाई जाती है? इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन दिया है समाजवादी, मिश्रित या पूंजीवादी। तो निजी जो होता है ये इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, मतलब एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड। तो इसमें होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब पूंजीवाद, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन बोला है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, इनमें सभी। इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑल। जितना प्रॉब्लम होता है ये सारा है सर। अगला क्वेश्चन बोला है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो जो भी लर्न करता है इंडिविजुअल, इकोनॉमिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, व्यक्तिगत इकाई का। जैसे हम बता चुके थे मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है ये इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड होता है, इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, सीमित, लिमिटेड। हर व्यक्ति के पास जो भी रिसोर्स होता है, कोई भी रिसोर्स वो हमेशा लिमिट होता है। क्या होता है सर? लिमिट होता है, चाहे उसको अपने कंडीशन के अनुसार वो अपने यूटिलाइज करता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। जेबीसी, मार्शल, पिंगू, कैनन। गुड। तो इसमें मार्शल है हमारा, क्या होगा सर? मार्शल। कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, कौन है? मार्शल नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा पिंगू। इसका ऑप्शन क्या होगा? पिंगू। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, क्या सम्मिलित होती है? व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर या व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, या उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी।
तो जैसा ये चैप्टर फर्स्ट था, सेकंड जो बता रहे हैं आप लोग जरा देखिएगा सर। हम लोग का पहला चैप्टर जो बता चुके हैं उसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स था। सेकंड यूनिट जो है ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है इसका मतलब होता है उपभोक्ता संतुष्टि। मतलब किसी न किसी रूप से प्रत्येक कंज्यूमर को जब सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है तो वो उसके लिए कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन कंज्यूमर? कंज्यूमर कंज्यूमर एक पर्सन होता है जिसके द्वारा अपनी सोर्स ऑफ इनकम के अनुसार वह व्यक्ति जो अपनी सोर्स इनकम के अनुसार अपनी नीड को पूरा करता है तो वह कंज्यूमर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंज्यूमर। तो उसी में एक वर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। एक कंज्यूमर अपने सोर्स ऑफ इनकम के अनुसार, एक कंज्यूमर अपनी इनकम के अनुसार अपनी नीड को जब प्राप्त करता है तो नीड को प्राप्त करने के लिए जिस प्रोडक्ट को वह यूज कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को वह प्रयोग कर रहा है वह प्रोडक्ट उसके लिए यूटिलिटी कहलाएगा। मतलब किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाला बेनिफिट, किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाला बेनिफिट, मिलने वाली उपयोगिता वो उसके लिए यूटिलिटी कहलाएगी। तो यूटिलिटी जो होता है वो हमारा बेसिकली तीन होता है, लेकिन पढ़ना है तो एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है हमारा टोटल यूटिलिटी और एक होता है एवरेज यूटिलिटी। गुड। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब होता है कि जो भी गुड्स हम यूज कर रहे हैं एक कंज्यूमर के द्वारा किसी भी गुड्स का जब प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक गुड्स से एक कंज्यूमर के द्वारा जब किसी भी गुड्स का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक गुड्स से मिलने वाली उपयोगिता, प्रत्येक गुड्स से मिलने वाली उपयोगिता वो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसे भूख लगा है, भूख मिटाने के लिए उसको 4 रोटी चाहिए, भूख मिटाने के लिए उसको 4 रोटी चाहिए। तो पहली रोटी से जो कैलोरी मिलेगा वो उससे अलग मिलेगा, दूसरे से कुछ अलग मिलेगा, तीसरे से अलग मिलेगा और चौथी से अलग मिलेगा। तो हर रोटी से मिलने वाला कैलोरी उसके लिए कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। हर ब्रेड से, हर रोटी से जो उसको कैलोरी प्राप्त होगा वो पर यूनिट कहलाएगा उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पर प्रोडक्ट से जो उसको बेनिफिट प्राप्त होता है, पर प्रोडक्ट से या प्रत्येक गुड से जो उसको नीड प्राप्त हो रहा है, जो बेनिफिट प्राप्त हो रहा है उसके लिए कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा होता है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल मतलब होता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होता है? जो कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहा है तो उसके द्वारा जितने भी गुड्स को यूज किया गया है सारे गुड्स से मिलने वाली उपयोगिता को, सारे गुड्स से मिलने वाली उपयोगिता को, यूटिलिटी को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। जैसे अभी एग्जांपल देते हैं कि एक कंज्यूमर है, एक पर्सन है जिसको भूख लगा है तो भूख मिटाने के लिए उसको 4 रोटी चाहिए, तो प्रत्येक रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी उसके लिए कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जब चारों यूटिलिटी को जब हम ऐड कर देंगे तो कहलाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। तीसरा होता है हमारा एवरेज यूटिलिटी। एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब होता है हमारा औसत। औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता क्या होता है? प्रत्येक गुड से जो यूटिलिटी प्राप्त होती है वो एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। अब चारों को जोड़ने के पश्चात, 4 से डिवाइड करने के पश्चात जो निकलेगा हमारा वो कहलाएगा एवरेज यूटिलिटी। तो ये बेसिकली हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि एक कंज्यूमर को जब एक कंज्यूमर द्वारा किसी प्रोडक्ट को जब परचेज किया जाता है तो उस प्रोडक्ट से उसको मिलने वाले बेनिफिट, उसको सेटिस्फैक्शन वो उस कंज्यूमर के लिए कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुष्टि। तो उसी चैप्टर के तहत हमारा क्वेश्चन है उपयोगिता का संबंध है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि उपयोगिता का संबंध है, बोला है किसे? लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है उपयोगिता की माप की जाती है। उपयोगिता की माप की जाती है मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तुओं के वजन द्वारा या इनमें से कोई। तो सबसे पहले जान लीजिएगा अभी डेट में यूटिलिटी जो प्राप्त होता है वो मनी के आधार पर। जब हमारा मनी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, एक्सचेंज सिस्टम। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो मुद्रा के द्वारा। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा। अगला बोला है हमारा कि उपभोक्ता कौन है सर? उपभोक्ता कौन है? एक व्यवसायी, आर्थिक एजेंट,
प्रमुख व्यक्ति इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा आर्थिक एजेंट। अगला कुछ बोला है उपयोगिता में क्या होती है, उपयोगिता में क्या होती है, तो उपयोगिता में लाभदायकता, हानिकारक, लाभदायकता और हानिकारक दोनों। कहने का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को जिस कंज्यूमर द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट को जिस कंज्यूमर द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, या तो उसको उससे बेनिफिट होगा या तो उससे लॉस होगा, दोनों चीज होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लाभदायकता एवं हानिकारक दोनों। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा पांचवा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे, इनका नाम था गोशन, याद रखिए गोशन, गोशन, जिनके द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को डिस्क्राइब किया है, बताइए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में कह सकते हैं उसको आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है ये हमारा यूटिलिटी का ही पार्ट, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता का ही भाग है। उपयोगिता के अंतर्गत किसी भी कंज्यूमर द्वारा किसी एक गुड्स का बार बार प्रयोग किया जाता है, किसी भी कंज्यूमर के द्वारा जब किसी गुड्स को बार बार यूटिलाइज किया जाता है तो उसके प्रति, उस गुड्स के प्रति उसका यूटिलिटी जो बढ़ता नहीं है वो घटता है। तो उस गुड्स से जो उसका यूटिलिटी है वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होता है, उसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके प्रतिपादक कौन थे, गोशन, कौन थे, गोशन। अगला बोला हमारा कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ लॉ डिमांड या फैक्टर ऑफ डिमांड, डिमांड को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक होते हैं। तो डिमांड को प्रभावित करने बहुत सारे कारक होते हैं, प्राइस होता है, इनकम होता है, नेचर होता है, पॉपुलेशन होता है, इन्वेंशन होता है, बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन ऑप्शन के क्या दिया है, कीमत है में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, इनमें से कभी, इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला बोला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके तहत, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक के तहत ही कंज्यूमर जो सेटिस्फैक्शन है उसका लर्निंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन में 8 बोला हमारा कि तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऑप्शन दिया दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोनों, तो इसका आंसर होगा बाएं से दाएं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि इकाई में से कम मांग की लूज को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, इकाई से कम मांग की लूज को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है। ऑप्शन आवश्यक वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता वस्तु, या इनमें से सभी, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा आवश्यक वस्तु, जो नेसेसरी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक वस्तु, ऑप्शन ए। अगला बोला हमारा कि मांग की लूज को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन 10 में हमारा कौन थे प्रतिपादक, तो इनका ऑप्शन होगा मार्शल। क्या होगा सर, मार्शल। जैसा कि जान लीजिएगा कि बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि नारायण कॉमर्स के द्वारा जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मतलब उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा वो सारा सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने के दौरान आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से 1 से 2 बार सुन लेंगे, इससे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। गुड, जिसमें आपको 12th का इकोनॉमिक्स का सारा टॉपिक्स में। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11,
11 बोला हमारा क्वेश्चन 11 दिया हमारा, तो तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो तटस्थता वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, हिग्स, गोशन, सैमुअलसन। इसका ऑप्शन होगा मेरा क्वेश्चन 11, इसका ऑप्शन होगा सी, गोशन। क्या हो सर? गोशन। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 12 कि उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन 12, तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल। अगला बोला है निम्न में से कौन मांग की लोच की मापने की विधि नहीं है? मापने की विधि नहीं है। तो इसका क्वेश्चन जो है, तो जो हमारे लिए सटीक डिमांड है उसको मापने की विधि कौन नहीं है? परसेंटेज मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या पॉइंट मेथड। इसका ऑप्शन होगा हमारा 13, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, इनकम सिस्टम। इनकम सिस्टम। अगला क्वेश्चन बोला है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऑप्शन दिया है शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कि उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिग्स एवं एलन। हिग्स एवं एलन। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच प्राइस P इक्वल टू 0.5 हो, प्राइस 0.5 हो, तो वस्तु की मांग समलोचदार है। वस्तु की मांग समलोचदार है। ऑप्शन है लोचदार है, पूर्णता बोली विलोचदार है, सापेक्षिक विलोचदार है या पूर्णता विलोचदार है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, लोचदार है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है किसमें सर? कंजप्शन में, उपयोगिता, गुण या रुचि? उपयोगिता। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि तटस्थता विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? किस अवधारणा पर आधारित है? इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया है गणवाचक माप, इनमें से कोई नहीं, ए बी, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? फिर वही क्वेश्चन दे दिया, वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विप्रयोग, समय तक, इनमें सभी। तो ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, उसकी ढाल कैसी होती है सर? ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये टॉपिक था, ये कंज्यूमर इक्विवेलेंट टॉपिक और डिमांड के तत्व टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे आपको हम, ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर से है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी वस्तु की मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मदे सम्मिलित की जाती है। निम्नलिखित मदे सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन दिया स्पष्ट लागतें, केवल अस्पष्ट लागतें, सामान्य लाभ या उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है अस्पष्ट लागतों में शामिल है, अस्पष्ट लागतों में शामिल है, क्या शामिल है? किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस के तहत बोला हमारा क्या क्या पड़ता है? रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, सारी चीज। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य, उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य, साधनों का मूल्य क्या है? स्पष्ट लागतें कहलाती है, अस्पष्ट लागतें कहलाती है, उत्पादनकर्ता या सामान्य लाभ होता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा बी, अस्पष्ट लागतें कहलाती है, अस्पष्ट लागतें कहलाती है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा
कि अवसर लागत की निम्नलिखित में से कौन अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि वह लागत आय, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नहीं है सर से बोला वह लागत तो वह कॉस्ट अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका बोला है अस्पष्ट लागत, लागत कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, अवसर लागत। क्योंकि जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जितना ज्यादा अवसर जाएगा, उतना कार्य क्या होगा? डेवलप होगा। ऑप्शन सी। देखिए शॉर्ट में पूछता है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि मार्केट के डिमांड के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, बाजार की मांग के अनुसार जब किसी प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करते हैं और उसका कॉस्ट वैल्यू बाजार के अनुसार मेंशन करते हैं, मतलब डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हम करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी के आधार पर बाजार में उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। कॉस्ट वैल्यू यदि इंक्रीज करेंगे तो नहीं बिकेगा, डिक्रीज करेंगे तो भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट वैल्यू ऐसा रखना है ताकि हर लोग उसको परचेज कर सके और उसका डिमांड काफी बढ़े। अगला क्वेश्चन बोला हमारा जब सीमांत लागत घटती है, क्वेश्चन 6, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होती है? ऑप्शन दिया घटती है, बढ़ती है, या तीसरा दिया घटती हुई दर से बढ़ती है, समान रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति होती है? यू, गुड। किसकी लागत? तो बोला हमारा औसत लागत, ऑप्शन दिया औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है औसत लागत को कहा जाता है, औसत लागत को कहा जाता है, दिया है कुछ औसत लागत कहा जाता है हस्तांतरण आय। क्या है? हस्तांतरण आय। अगला कुछ बोला है कि औसत लागत को निम्नलिखित नाम में से संबोधित किया जाता है, औसत लागत को निम्नलिखित में से संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, त्याग या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है? निम्न में से कौन फिक्स कॉस्ट नहीं है? तो क्वेश्चन है हमारा ऋण पर ब्याज, कच्चे माल की कीमत, फैक्ट्री किराया या बीमा का किस्त। इसका होगा कच्चे माल की कीमत, ऑप्शन बी। क्योंकि जब किसी रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसका वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। क्या होता है? क्योंकि उसी के आधार पर हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना। कहीं फिक्स होता है, कहीं वेरिएबल होता है। क्या? तो किसी भी कच्चे माल खरीदते हैं उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो घटता है या तो बढ़ता है। कि कच्चा माल एक ही जगह पर नहीं मिलेगा भाई, अलग अलग जगह से परचेज करेंगे, तो जब अलग अलग जैसे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो उसका कॉस्ट वैल्यू क्या होगा? ऑटोमेटिक डिफरेंट होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है अस्पष्ट लागतों में शामिल है, अस्पष्ट लागतों में शामिल है कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, उधार पूंजी का ब्याज, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी था हमारा। अगला बोला है अवसर लागत क्या है? क्वेश्चन का बोला है कि अवसर लागत क्या है? ऑप्शन दिया वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण या इनमें से कभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 13 बोला है ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण है, मुख्य कारण है सीमांत साधन, साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन बोला है औसत लागत वक्र का आकार होता है, विशेष पढ़े थे सर, औसत लागत वक्र का आकार होता है यू शेप में, यू अच्छा रहता है, जस्ट पढ़े क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है उत्पादन का सक्रिय साधन है, इनमें से सभी, इनमें से नहीं, श्रम,
जो मेन साधन होता है वो लेबर होता है सर, गलती बता दिए सर। उत्पादन का सबसे मेन रिसोर्स जो होता है वो लेबर होता है, बिना लेबर का हमारा प्रोडक्शन वर्क नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है क्या? कोई स्थिर लागत इनमें से कोई नहीं, लागत इनमें से कोई नहीं। तो कुछ दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 17 क्वेश्चन बोला है, उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत, अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होता है? शून्य हो जाती है, घनात्मक रहती है, ऋणात्मक हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बी, घनात्मक रहती है। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन 18, कि कोई उत्पादक या फर्म, कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि जब सारे रिसोर्स का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन वर्क होता है। तो ऑप्शन होगा ए। अगला बोला है, उत्पादन समाना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, किससे जुड़ी है सर? सैमुअल्सन, मार्शल, हिक्स से, रॉबिन्स। तो ऑप्शन होगा रॉबिन्स से। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत लागत, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत लागत 20 रुपया है। कितने सर? 20 है। अब 5 इकाइयों की औसत परिवर्तित लागत 40 रुपया है। तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी सर? तो कितनी होगी? 60 रुपया। कितनी होगी सर? 60 रुपया। गुड। नेक्स्ट चैप्टर बता रहे हैं आपको, हम यहाँ देखेंगे। जो भी आप कुछ बता रहे हैं इसको आप रिवीजन कर ले, 2 या 3 में पढ़ ले, जिससे आपको समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको हम, इकोनॉमिक्स के तहत जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें अगला टॉपिक जो है उसके तहत हमारा है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, जिसके तहत हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारा है ध्यान देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमारा कि औसत आगम किसे कहते हैं? तो औसत आगम होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जब मेजरमेंट करते हैं तो कहलाएगा हमारा औसत रेवेन्यू, औसत कॉस्ट, औसत एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब होता है कि इसका औसत औसत आगम किसे कहते हैं? तो साफ साफ ऑप्शन दिया है, किसी वस्तु की कीमत को, किसी वस्तु की गुणवत्ता को, किसी वस्तु की मांग को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, किसी वस्तु की कीमत को। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि किसी वस्तु की औसत लागत सर्वोत्तम विकल्प है, सर्वोत्तम विकल्प है। तो बोला है स्वीकार की लागत है, त्यागने की लागत है, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सैक्रिफाइस, त्यागने की लागत है। अगला बोला है किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है, किसी वस्तु को बेचने से किसी फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। अगला बोला हमारा एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म का मांग किस योग होता है? मोनोपोली और मोनोपोली कंपटीशन में फर्म का मांग किस होता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक्चुअल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, नीचे होता है, समानांतर होता है, मध्य होता है। इसका ऑप्शन होगा है समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है। अगला क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाला तत्व है, किसी वस्तु के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाला तत्व कौन है? तकनीकी विकास, साधनों की कीमत, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड बी दोनों, तकनीकी विकास और साधनों की कीमत। अगला क्वेश्चन बोला है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है? एक्चुअल रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू, छोटा है बड़ा है मार्जिन रेवेन्यू से। एक्चुअल रेवेन्यू बड़ा किससे है? मार्जिन रेवेन्यू से। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है
कि कीमत स्वीकार फर्म सीमांत आगम होता है। कीमत स्वीकार कारक फर्म सीमांत आगम होता है। सीमांत आगम होता है किस पे? कीमत से कम, शुद्ध लागत के समान, या कीमत के समान, या लागत के समान। तो कीमत में समान, कीमत में समान। ऑप्शन होगा सी। किस बाजार में एवरेज वेन्यू इक्वल टू मार्जिन वेन्यू होता है? किस बाजार में एवरेज वेन्यू मार्जिन वेन्यू के बराबर होता है? तो ऑप्शन होगा हमारा एकाधिकार, मोनोपोली, मोनोपोली कंपटीशन, ए एंड बी पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? एक ऐसा बाजार जहां पे बायर और सेलर का संख्या कितना भी अधिक हो, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है, इस तरह का बार्गेनिंग नहीं होता है। तो ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन 10 मिला है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो इसका होगा एस इक्वल टू एफ पी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला बोला है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो होता है उसको निम्नलिखित में सामना करना पड़ता है। किससे? स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम, उपरोक्त सभी। इसका नाम होगा ऑल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। एक फर्म का मांग वक्र, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लूजदार होता है। ऑप्शन दिया है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, या अल्पाधिकार। तो ऑप्शन होगा डी, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार। क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 बोला हमारा कि अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार, पूर्णता बेलोचदार, लोचदार, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णता बेलोचदार, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, ऑप्शन क्या है? कीमत को निर्धारित करती है, कीमत को ग्रहण करती है, एक तभी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है 13 कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसका मूल्य निर्धारित होता है? मोल भाव द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा, सीमांत उपयोगिता द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो ऑप्शन होगा डी, मांग एवं पूर्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन बोला है कि बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है किसपे? अति अल्पकालीन मूल्य से, सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, अति अल्पकालीन मूल्य से, अति अल्पकालीन मूल्य से। अगला बोला हमारा कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किससे? डिमांड और सप्लाई पे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला बोला है बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए, अल्पकालीन बाजार में। अगला बोला है मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा है? तो ऑप्शन होगा बी, 3 अवधि में बांटा है। कितने अवधि में बांटा है? 3। अगला बोला है निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? विचार प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन सी, मार्शल, मार्शल के द्वारा ही इस विचार को प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं आपको हम, ध्यान देखिएगा, जो टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों के बाईं ओर खिसकने से साम्य मात्रा में क्या होती है? मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों के बाईं ओर खिसकने से साम्य मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, क्वेश्चन दिया हमारा अगला बोला हमारा कि मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर खिसकने से संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि कीमत में क्या होती है? प्रश्न सुनिए ध्यान से। मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर खिसकने से संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि कीमत में हमारी क्या होती है?
कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो वृद्धि होती है ना तो कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन बोला है थर्ड क्वेश्चन में साफ साफ बोला है हमारा कि जब एक बार न्यूनतम लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है, जब एक बार न्यूनतम लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है तो असामान्य लाभ एबनॉर्मल प्रॉफिट अदृश्य हो जाता है, दृश्य हो जाता है, अपरिवर्तनीय हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है जिस कीमत पर मांग या पूर्ति बराबर हो यह है उसे क्या कहते हैं? जिस कीमत पर मांग या पूर्ति बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? साम्य कीमत। ऑप्शन ए, साम्य कीमत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर पूर्ति वक्र किस ओर खिंचेगा? किस ओर खिसकेगा? तो बोला इसका साफ साफ नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाईं की ओर, बाईं की ओर। तो ऑप्शन होगा दाईं की ओर, दाईं की ओर। अगला बोला है एक उद्योग के फर्मों की संख्या में, एक उद्योग के फर्मों की संख्या में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र किस ओर खिसकेगा? किस ओर? दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। इसका ऑप्शन होगा दाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर, उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र किस ओर खिसकेगा? किस ओर? दाईं ओर। ऊपर की ओर तो नहीं होगा, नीचे ओर नहीं होगा, दाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोला है हमारा कि श्रम की मांग वक्र की आकृति, श्रम की मांग वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? नीचे को ढलाना वाली, ऊपर की ओर चढ़ने वाली, समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा हमारा नीचे की ओर ढलान वाली। अगला बोला है अति अल्प काल में पूर्ति होगी, शॉर्ट टर्म में पूर्ति क्या होगी? बोला है पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वस्तु के कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है, अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है पूर्ति पक्ष को तकनीकी प्रगति की, मांग पक्ष की, कर नीति की। इसका ऑप्शन होगा बी, तकनीकी प्रगति की। अगला क्वेश्चन बोला है किस बाजार में ए आर वक्र आर अक्षर के समानांतर होता है? किस बाजार में एवरेज रेट वक्र आर अक्षर के समानांतर होता है? ऑप्शन दिया मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, डिपोली, कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन। इसका ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन में 11 है, इसका ऑप्शन होगा बी, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। अगला क्वेश्चन बोला है वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है, वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है, जितना समय अधिक होता है पूर्ति पक्ष की, तकनीकी प्रगति की, मांग पक्ष की, कर नीति की। तो ऑप्शन होगा ए, पूर्ति पक्ष की। अगला दिया है हमारा एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है हिग्स ने, श्रीमती रॉबिन्स ने, चैम्बरलिन ने, सैमुसन ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो? हिग्स ने, श्रीमती रॉबिन्स ने, चैम्बरलिन ने, ये सैमुसन ने। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13, ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती रॉबिन्स ने, श्रीमती रॉबिन्स ने। अगला बोला है कि बाजार मूल्य का संबंध, बाजार मूल्य का संबंध, बाजार मूल्य का संबंध किससे है? अस्थायी मूल्य, अति अल्पकालीन मूल्य, सामान्य मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा 14 का ऑप्शन होगा हमारा सी, सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य। अगला बोला हमारा अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, गिसावट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 16 दिया है हमारा
रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है आवश्यकता द्वारा, मांग द्वारा, उपयोगिता द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा। इसका ऑप्शन होगा उत्पादन लागत द्वारा। उत्पादन लागत द्वारा वह बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश और गमन पूर्ण स्वतंत्र होता है क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन होगा हमारा परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगी वह बाजार जिसमें कोई फर्म कभी भी एंटर कर सकता है और फिर उससे बिजनेस चला सकता है, तो होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसा कि मार्केट का डिफरेंट टाइप्स होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगला बोला है सरकार समर्थन कीमत का निर्धारण करती है। सरकार समर्थन कीमत का निर्धारित करती है साम्य कीमत के बराबर, साम्य कीमत से कम, साम्य कीमत से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, साम्य कीमत से अधिक। अगला क्वेश्चन बोला है किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? इसका ऑप्शन होगा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। अगला 20 क्वेश्चन बोला हमारा कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? बोला है प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, बाजार प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बाजार प्रवृत्ति। जो भी हम मार्केट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मार्केट चैप्टर के तहत ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बेसिकली मार्केट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है व्हाट इज मार्केट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट। और टाइप्स ऑफ मार्केट जो होता है उसमें मार्केट का टाइप्स तो डिफरेंट होता है, लेकिन हमारा सबसे मेन मार्केट जो होता है वो होता है परफेक्ट मार्केट, इनपरफेक्ट मार्केट, मोनोपोली। परफेक्ट मार्केट मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पे बायर और सेलर की संख्या कितना भी अधिक हो ना हो, बाजार के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो भी प्राइस होता है उसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। इस बाजार में क्या होता है, कंज्यूमर को बाजार में विश्वास होता है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में उसे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो परफेक्ट मार्केट जो होता है एक प्रकार का ऐसा बाजार होता है जहां किसी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं होता है। इनपरफेक्ट मार्केट जस्ट का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। एक ऐसा बाजार जहां पे क्या होता है, जो प्राइसेस होता है वो डिफरेंट होता है, जहां कंज्यूमर को बिलीव नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट होता है उसका क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, जो भी होता है डिफरेंस होता है, जिस कारण इस बाजार में कंज्यूमर को विश्वास नहीं होता है। और मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा बाजार जहां पे प्रोड्यूसर मतलब बाजार में एक प्रोडक्ट बनाने वाला एक ही विक्रेता होता है और बेचने वाला एक ही होता है। इसमें बाजार में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है, कोई प्रतियोगी नहीं होता है, जिस कारण वह एक अधिकार बाजार के तहत जो उत्पादक होता है वो किसी भी मूल्य पर बाजार में वस्तु को बेचने का काम करता है। तो ये मोनोपोली होता है। तो इसी टॉपिक के तहत ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है एक क्षेत्र, क्रेता और विक्रेता की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि बाजार का जो कैटेगरी होता है ये सबसे मैच करता है। हमारा एक एरिया होना चाहिए, बायर सेल होना चाहिए, वस्तु का मूल्य जो होता है एक मूल्य होता है, फिक्स प्राइस होता है, कोई तरह का चेंजिंग नहीं होता है। अगला बोला है एकाधिक प्रतियोगिता, एकाधिक प्रतियोगिता की धारणा को दिया है हिक्स ने, चेम्बरलिन ने, श्रीमती रॉबिन्स ने, सैमुसन ने। तो इसका ऑप्शन होगा बी, चेम्बरलिन ने। अगला क्वेश्चन बोला है किस बाजार में सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है? किस बाजार में सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगला क्वेश्चन बोला है बाजार स्थिति में जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। बाजार में स्थिति में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, वो मोनोपोली होता है। जैसे कि जस्ट बताए थे, मोनोपोली में एक ही बेचने वाला होता है, बनाने से लेकर बेचने वाला एक ही व्यक्ति होता है। एक अधिकार से आशय है अपने क्षेत्र में एक ही उत्पादक, वस्तु को निकट स्थापन न होना, फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, उपयुक्त सभी। अगर डिफरेंशियल पूछा जाए तो डिफरेंशियल यही निकलता है, एक प्रोड्यूसर होता है, कोई निकट
प्रतिद्वंदी नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता है और कोई फर्म इंटर नहीं कर सकता है, तो उपयुक्त सभी। अगला बोला हमारा क्वेश्चन 6, दिन में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारित होता है? ऑटोमेटिक, एकाधिकार, अल्पाधिकार, परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार प्रतियोगिता। तो इसका होगा एकाधिकार, मोनोपोली। अगला बोला है बाजार का वर्गीकरण किया जाता है, सही बात है, टाइम बेसिस, एरिया बेसिस, कंपटीशन बेसिस, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें एक और फंक्शन होगा हमारा कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पे, टाइम बेसिस, एरिया बेसिस, कंपटीशन बेसिस, फंक्शन बेसिस, कार्य के आधार पे उपयुक्त सभी। ऑप्शन होगा ऑल। अगला बोला है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोला हमारा कि प्रतियोगिता के आधार पे बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, परफेक्ट बाजार, इम्परफेक्ट बाजार, मोनोपोली मार्केट। अगला बोला है जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता अथवा पूर्ण बाजार की अनुपस्थिति पाई जाती है, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण बाजार की अनुपस्थिति पाई जाती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ऑल। तो इसको कहते हैं परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट। अगला बोला है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मांग रेखा का स्वरूप क्या होता है? ओएक्स समानांतर, दोनों, ओएक्स लंबवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ओएक्स समानांतर, ओएक्स समानांतर। अगला बोला है पूर्ण प्रतियोगिता में है, ऑप्शन बी एक्चुअल एवरेज रेट इक्वल टू मार्जिनल रेट, एवरेज रेट इक्वल टू मार्जिनल रेट। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र होता है, क्वेश्चन 12, मांग वक्र होता है, इसका ऑप्शन होगा हमारा ईआर वक्र, एमआर वक्र, टीआर वक्र, इसका ऑप्शन होगा सी, टीआर वक्र। अगला बोला है कि जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उसे बाजार की किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये हो गया मेरा परफेक्ट एकाधिकार, मतलब परफेक्ट पूर्ण एकाधिकार। अगला बोला है एकाधिकारिक प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? इनका नाम क्या था? चैम्बरलिन, श्रीमती जॉन रॉबिन्स, बोमेल, सैमुअल्सन। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स, मोनोपोली जो है उसके जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था श्रीमती जॉन रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन बोला है यदि कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध ना हो, यदि कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध ना हो तो एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की ऊंची कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी, क्या ये सही है? सही, गलत, अनिश्चित? इसका ऑप्शन होगा ए, सही। अगला बोला है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? इसका ऑप्शन होगा वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, स्थापन वस्तु की कीमत, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला बोला है एकाधिकारी मूल्य भेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? प्रश्न क्या बोला है? एकाधिकारी मूल्य भेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? बाजारों का पृथक होना, मांग लोच में भिन्नता, क्रय शक्ति में भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 19 बोला हमारा यदि एकाधिकारी वस्तु की स्थापन वस्तु उपलब्ध होगी तो वह मनमानी कीमत वसूल कर सकेगा, वसूल नहीं कर सकेगा, उपयुक्त कोई नहीं या उपयुक्त में कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा 19वां का वो होगा वसूल कर सकेगा। अगला क्वेश्चन बोला है किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है? किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है? ऑप्शन दिया है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार।
तो ये भी हमारा मार्केट के तहत था, जिसमें चैप्टर का नाम है प्राइस डिटरमिनेशन। किसी भी प्रोडक्ट को जब तैयार किया जाता है तो बाजार के तहत किस वैल्यू में उसका मूल्य निर्धारित करते हैं, ये हमारा कराएगा मूल्य निर्धारण। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप बता चुके थे, इकोनॉमिक के तहत आपका एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है, इसमें इसका डिफिनेशन क्या होता है कि ऑल पर्सन रिलेटेड, ये पूरे समाज को ध्यान रखकर जो भी हम काम करते हैं वो हमारा सारा समष्टि अर्थशास्त्र के तहत इंक्लूड है। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है क्या है? कीमत सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर, दोनों या दोनों में कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, ऑप्शन बी। अगला बोला है समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया? इसका ऑप्शन होगा 1929 के बाद, 1929 के बाद, ऑप्शन ए। अगला बोला है निम्न में से कौन सा स्टॉक है? निम्न में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ? इसका ऑप्शन होगा ए संपत्ति, क्योंकि एसेट जो होता है वो आपके लिए स्टॉक कहलाता है। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 4 कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, मुख्य यंत्र है, तो मुख्य यंत्र क्या है सर? कीमत विश्लेषण, प्राइस एनालिसिस बोलते हैं, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, कीमत एवं राष्ट्रीय विश्लेषण, सभी। इसका ऑप्शन होगा बी राष्ट्रीय आय विश्लेषण, राष्ट्रीय आय विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत परिवार का, तो मैक्रो का व्यष्टि अर्थशास्त्र, समग्र का व्यक्तिगत, फर्म का व्यक्तिगत कहेगा। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत अध्ययन किया जाता है। लेकिन समग्र जो होता है उसका मतलब ऑल होता है, इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 6 बोला है पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण, उपयुक्त में कोई नहीं। जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पूंजी निर्माण। अगला क्वेश्चन बोला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, ये उपयुक्त सभी। जिसका ऑप्शन होगा सी बाजार अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 8 बोला है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, जे एन स्किन्स, मार्शल रॉबिन्स। इसका ऑप्शन होगा जे एन स्किन्स, जे एन स्किन्स। अगला बोला है महामंदी किस वर्ष आई है? महामंदी किस वर्ष आई है? तो इसका ऑप्शन होगा सी 1929, 1929। अगला क्वेश्चन बोला है किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? निम्न में कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन या अंग्रेजी? इसका ऑप्शन होगा डी अंग्रेजी। नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा सी, गलत हो गया। इसका ऑप्शन होगा ग्रीक। मैक्रो जो होता है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 कि सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मार्शल, बोल्डिंग, हिंस, रेगनर फ्रिस। इसका ऑप्शन होगा रेगनर फ्रिस, ऑप्शन डी। अगला बोला है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिश्रण होता है? तो ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो देखिए निजी लिखा है तो निजी हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? इसका ऑप्शन होगा हमारा साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें सभी। तो ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं असीमित,
सीमित, ना तो असीमित, ना तो सीमित, या तो सीमित या तो सीमित, तो ये ऑप्शन होगा बी, सीमित। अगला क्वेश्चन हमारा है 70 क्वेश्चन कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। ऑप्शन दिया है हमारा केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन दिया मूल तंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। तो ऑप्शन होगा डी, पूंजीपति द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो होगा मनी, मुद्रा। दिया है भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी, तो मुद्रा। अगला क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। कल्याणवादी विचारधारा कौन नहीं है, जेबी से, मार्शल, पिंगू, कैनन। इसका ऑप्शन होगा आपका पिंगू। ऑप्शन क्या होगा, पिंगू। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसने कहा कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी नहीं होता है। किसने कहा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, किन्स के अनुसार। इनके अनुसार, किन्स के अनुसार। तो ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का था, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। समष्टि अर्थशास्त्र के तहत इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अगला टॉपिक बता रहे हैं आपको हम, ध्यान देखिएगा। जो टॉपिक बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है नेशनल इनकम। तो बेसिकली ये जान लीजिए कि नेशनल इनकम होता क्या है। गुड। तो भारत सरकार को समाज में जितने वर्ग के लोग होते हैं वो कर के माध्यम से जो राशि जमा करते हैं वो सरकार के लिए कहलाएगा राष्ट्रीय आय, और हमारे लिए कर कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कर क्या होता है और कर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जो भी हम गवर्नमेंट को इनकम दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाला हर व्यक्ति जो राशि गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो उस व्यक्ति के लिए कर कहलाएगा, और सरकार के लिए वो नेशनल इनकम कहलाएगा। नेशनल इनकम जो होता है वो सरकार का इनकम होता है, और हमारे द्वारा जो भुगतान किया जाता है वो कर की राशि होती है। तो कर का भुगतान हम दो तरह से करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम जीएसटी कहते हैं। बेसिकली अभी के डेट में उसको जीएसटी कहा गया है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स जो होता है ये समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग लोगों द्वारा भुगतान किया जाता है, जो सरकार के द्वारा दिए गए शेड्यूल में आते हैं। यदि उस शेड्यूल में वो नहीं आते हैं तो कर का भुगतान नहीं करते हैं। जैसे हमारा शेड्यूल है, यदि आपका इनकम 0 से 2.5 लाख है तो आप 0% टैक्स पे करेंगे। यदि आपका इनकम 2.5 से 5 लाख रुपीज है तो आप 10% पे करेंगे। यदि आपका इनकम 5 से 10 लाख है तो 20% पे करेंगे। यदि आपका इनकम मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख है, तो आप अपनी इनकम का 30% गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जो पे कर रहे हैं वो आपके लिए कर कहलाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा दिया है। पहला क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आप समझाते हैं, जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा बजट घोषित किया जाता है तो बजट में जो राशि खर्च होता है उस सरकार के पास जमा नेशनल इनकम का यूज पैसा होता है। मतलब सरकार के पास जो जमा धन है नेशनल इनकम, उसी पैसे द्वारा क्या होता है, बजट घोषित किया जाता है। बजट जो होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट करता है। बजट क्या है, बजट ये होता है कि अपनी आय एवं खर्च को प्रेजेंट करना, अपनी आय एवं खर्च को प्रस्तुत करना। तो जिस प्रकार बजट भी साल में एक बार होता है तो राष्ट्रीय गणना भी वर्ष में एक बार की जाती है। इसका ऑप्शन होगा ए, वर्ष में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई है, कब की गई है, सन 1950 में, सन 1951 में, सन 1949 में, सन 1952 में। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सन 1950 में। अगला क्वेश्चन यह है, वृद्धावस्था पेंशन छात्रवृत्ति राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी। वृद्धावस्था पेंशन छात्रवृत्ति राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी, सम्मिलित नहीं होगी। तो ऑप्शन दिया है क्योंकि यह अनुत्पादक क्रिया है, मध्यवर्ती सेवा है, हस्तांतरण भुगतान है, या इनमें कोई मूल्य नहीं है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हस्तांतरण भुगतान है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 4 कि उत्पादन विधि को कहा जाता है। उत्पादन विधि को क्या कहा जाता है, तो उत्पादन विधि को खर्च व्यय विधि दिया है, मूल्य विधि दिया है, विधि दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा मूल्य विधि।
मूल्य वृद्धि। क्वेश्चन 5वां बोला है राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति का अंग क्या नहीं है? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल ऑप्शन ए। अगला बोला है अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा बी मूल्यह्रास। अगला ऑप्शन बोला है उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। मूल्य लिया जाता है प्राथमिक अवस्था का, मध्यवर्ती उपभोग का, अंतिम वस्तु का या किसी का नहीं? किसी का नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका अंतिम वस्तु का। अंतिम वस्तु का, क्योंकि जब कंज्यूमर को हम बेचते हैं, जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त करते हैं वो वैल्यू ही हमारा क्या कहता है? प्रोडक्शन प्राइस कहलाता है। अगला प्रश्न बोला है हमारा क्वेश्चन 8 कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक कौन है सर? एडम स्मिथ, रॉबिन्स, किन्स या पिंगू? तो इसका ऑप्शन होगा पिंगू। क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन बोला है स्टॉक में इसको शामिल करेंगे। स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? ऑप्शन दिया है हमारा मुद्रा की मात्रा, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बोला है कि परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका ऑप्शन दिया है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, सभी, ऑल। इसका ऑप्शन होगा डी सभी। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है? अधिकतम सहयोग देता है। तो ऑप्शन दिया है सेवाएं, व्यापार, कृषि, निर्माण। इसका ऑप्शन होगा हमारा सेवाएं। क्या होगा सर? सेवाएं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 12 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो अभी आपको बता चुके थे डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इसका ऑप्शन होगा आयकर। क्या होगा सर? अगला बोला है घिसावट व्यय निम्न में से किसमें शामिल रहता है? किसमें सम्मिलित रहता है? तो ऑप्शन दिया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी एनएनपी। एनएनपी में से इसका ऑप्शन होगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न दिया है एनएनपी एमपी बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो जीएनपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार है। सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार है। आधार क्या है हमारा? शुद्ध निवेश, आय का चक्रीय प्रवाह, स्टॉक में परिवर्तन, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। शुद्ध आय, इसका ऑप्शन होगा हमारा 15 का ऑप्शन बी आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह। अगला क्वेश्चन दिया हमारा अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? जो भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे सर, ये सारे लिए आप क्वेश्चन आपके लिए वांटेड है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। बोला है अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन 16 दिया है, इसको कहते हैं मूल्यह्रास। क्या कहते हैं सर? मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन बोला है कि किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं को उपभोग किया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उपभोग किया जाता है? क्वेश्चन 17 इसका ऑप्शन होगा बी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? राष्ट्रीय आय का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल, ये सभी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसका मेथड 3 होता है। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन 19 एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ऑल। तो ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है?
खनन, निर्माण, संचार, पशुपालन, कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो मनी बैंकिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो दिया है साफ साफ देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, मतलब सेंट्रल बैंक। तो जैसे जानते हैं कि फादर बैंक जो है वो आपका आरबीआई है, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका सबसे मुख्य काम होता है कि नोट को जारी करना। ठीक है, तो इसका पहला आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा? चलन मुद्रा, साख मुद्रा, सिक्के, इनमें से? ऑप्शन नंबर बी, साख चलन मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए, चलन मुद्रा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंक, योजना आयोग। योजना, इसका ऑप्शन होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन बोला है कि जनता का बैंक कौन सा होता है? आखिर बैंक क्या होता है? यदि प्रश्न पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, बैंक सभी लोग का आंसर होता है कि जहां पे हम जमा करते हैं धन और निकालते हैं उसको बैंक करते हैं। ये करेक्ट आंसर नहीं। तो बैंक इज ए ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है जहां अपनी बचत राशि को भविष्य के लिए जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर चेक या विड्रॉ के द्वारा निकासी करते हैं, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा निकासी करते हैं, तो उस संस्था को हम बैंक करते हैं। बैंक का मेन फंक्शन होता है डिपॉजिट, लोन। बैंक का बहुत फंक्शन होता है। डिपॉजिट करने का 4 प्रोसेस होता है, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है करंट डिपॉजिट, एक होता है सेविंग डिपॉजिट और एक होता है बॉक्स डिपॉजिट। ये 4 फंक्शन होता है। तो बोला है जनता का बैंक कौन सा होता है? इसका ऑप्शन दिया है व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ए एंड बी, इनमें से कोई। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी दोनों। अगला बोला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन जो हमारा है मेजरमेंट, मूल्य का मापन करना। किसी भी प्रोडक्ट को जब तैयार किया जाता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस जब डिटरमाइन किया जाता है तो मनी के आधार पर डिटरमाइन करते हैं, मूल्य का मापन। अभी कार्य सभी है, लेकिन फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन हो गया मूल्य का मापन। अगला क्वेश्चन बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। याद रखेंगे 1 जनवरी 1935। अगर नहीं याद रखता है तो अपना डेट ऑफ बर्थ समझ के इसको याद रखिएगा, एक ऑप्शन के तरफ बाकी याद रहेगा। 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य का शुरुआत किया था, शुरुआत। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? आहरण, पत्र, चेक, एटीएम, सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला क्वेश्चन बोला है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से? व्यापारिक बैंक के प्राइमरी कार्य कौन से? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, साख निर्माण। गुड। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निजी क्षेत्र में बैंकों को लाइसेंस किस साल जारी किए? किस साल जारी किए? तो इसका ऑप्शन दिया 1993, 1995, 1998, देन 2000। इसका ऑप्शन होगा ए, 1993 को। अगला क्वेश्चन बोला है एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण नाम है एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ए एंड बी दोनों। इसका ऑप्शन होगा सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मुद्रा का कार्य है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा गुणबोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन गुणबोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? इसका ऑप्शन जो 12 का है वो होगा हमारा आग्रह, बैंक दर, नैतिक दबाव, विज्ञापन। ऑप्शन होगा बैंक दर, बैंक दर। अगला क्वेश्चन बोला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय
रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1935 को। 1935 को तो बताया था सर, 1 जनवरी 1935। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ऑप्शन दिया है होटल किंग्स, होटल विदर्स, रॉबर्टसन। तो ऑप्शन होगा सी, होटल विदर्स। क्वेश्चन नंबर, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा, आर्थिक स्थिरता, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपयोग नहीं है? साख नियंत्रण का परिणात्मक उपयोग नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है बैंक दर, खुली बाजार क्रियाएं, नैतिक दबाव, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा, वो होगा हमारा सी। उसका ऑप्शन होगा सी, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, ध्यान से देखिए, बाजार की किस अवस्था में मूल्य भेद पाया जाता है? बाजार की किस अवस्था में मूल्य भेद पाया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डियोपोली या मोनोपोली कंपटीशन? मोनोपोली कंपटीशन। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, मोनोपोली। क्या होगा सर? मोनोपोली। सभी डिफिनेशन याद रखेंगे। क्वेश्चन बोला है, दूसरी नर्सिंग समिति का गठन किस वर्ष हुआ? दूसरी नर्सिंग समिति का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन होगा 1998, ऑप्शन दिया 1989, 1993, 1998, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा 1998। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यवसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है? एक व्यवसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, एक डेबिट और एक क्रेडिट, 2 भाग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा कार्य हमारा है विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हमारा टॉपिक सिर्फ हमारा मनी और बैंकिंग से रिलेटेड है। मनी बैंकिंग में आप साफ समझ देखिएगा कि मुद्रा एंड बैंकिंग क्या है, इसके बारे में कंफर्म पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उपभोग फलन का विचार प्रतिपादित किया किनके द्वारा? मार्शल ने, किन्स ने, सैमुअल्सन ने, हिक्स ने। इसका ऑप्शन होगा डी, हिक्स ने। अगला क्वेश्चन बोला है कि किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य संबंध होता है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार बोला गया है कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम तथा कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर के मध्य जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन में क्या होता है? ऋणात्मक होता है, फलनात्मक होता है, धनात्मक होता है, गुणात्मक होता है। इसका ऑप्शन होगा बी, फलनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन बोला है, उपभोग निर्भर करता है, उपभोग मतलब कंजप्शन निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? इनकम बेसिस, क्योंकि जैसा आपका इनकम वैसा कंजप्शन करेंगे, क्योंकि इनकम के अनुसार ही आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसका ऑप्शन होगा ए, आय पर। अगला बोला है, उपभोग प्रवृत्ति प्रदर्शन प्रभाव का अध्ययन किया। उपभोग प्रवृत्ति प्रदर्शन प्रभाव का अध्ययन किया किनके द्वारा? डियोजेनरी ने, किन्स ने, मार्शल ने, फिशर ने। इसका ऑप्शन होगा ए, डियोजेनरी ने। अगला बोला है क्वेश्चन 5, किन्स ने रोजगार सिद्धांत की व्याख्या है। किस सिद्धांत ने रोजगार सिद्धांत की व्याख्या है? इसका ऑप्शन होगा हमारा, अल्पकालीन दिया है, दीर्घकालीन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा अल्पकालीन, अल्पकालीन। अगला क्वेश्चन बोला है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है, पूंजी के सीमांत दक्षता, ब्याज की दर, पूंजी के सीमांत दक्षता और ब्याज की दर दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा सी, पूंजी के सीमांत दक्षता और ब्याज की दर दोनों। 7 क्वेश्चन बोला है, रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता है कौन है सर? किन्स, काहन, हेन्स, मार्शल। इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा
काहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किस विचारधारा के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन है? किसकी विचारधारा के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हमारा सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी, सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति दोनों। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण हैं? बोला है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑल, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को आप एक या दो बार रिवीजन जरूर करेंगे ताकि सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला है किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु, किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है कौन है सर? हमारा ऑप्शन दिया प्रभावपूर्ण मांग, उपभोग, निवेश, सार्वजनिक व्यय। इसका ऑप्शन होगा हमारा उपभोग, कंजप्शन। अगला बोला है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर होता है, घटता है, या घटता बढ़ता है? तो ये बढ़ता है सर। अगला क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? तो ऑप्शन दिया है अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जेम्स केन्स। ऑप्शन सी होगा जे.एम. केन्स। अगला बोला है केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में कौन है? निम्न में कौन है? इसका ऑप्शन दिया है सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, C+S बराबर इक्वल टू C+1। तो ऑप्शन सी। अगला बोला है यदि MPC 0.5 तो गुणक K होगा, गुणक K क्या होगा सर? तो गुणक K जो होगा वो 2 होगा। इसके पहले क्वेश्चन दिया होता सर मैक्रोइकॉनॉमिक में। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचाना चाहिए? किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? बहु गणना, एकल गणना, दोहरी गणना, इनमें से कोई नहीं, तो दोहरी गणना। अगला बोला है स्फीतिक अंतराल माप है, स्फीतिक अंतराल माप है अतिरिक्त मांग की, अतिरिक्त पूर्ति की, अतिरिक्त मांग की, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए होगा अतिरिक्त मांग की। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है सर? क्या कहा जाता है? समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र निवेश, समग्र ब्याज। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति। अगला क्वेश्चन बोला है कि केन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण, मुख्य कारण क्या है सर? विनियोग में कमी, विनियोग में कमी, कुल मांग में कमी, कुल मांग में कमी। अगला क्वेश्चन है हमारा MPC मार्जिनल प्रोडक्शन कंजप्शन का मान होता है, का मान होता है 1, 0 से अधिक किंतु 1 से कम। तो ऑप्शन बी 0 से अधिक और 1 से कम। अगला क्वेश्चन बोला है व्यापार सेल्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? कौन सी मदें सम्मिलित होती है? अदृश्य मदें, दृश्य मदें, पूंजी दर, इनमें सभी। तो इनमें से सभी। तो इकोनॉमिक्स के तहत आपका 200 क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक या दो बार रिविजन करते हैं या सुन लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जितना प्रतियोगी एग्जाम होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या 12th से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो या कॉमर्स के, उसमें ये रिलेटेड क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसको आप रिपीट कर लें 2 बार तो आपको कहीं दिक्कत, कहीं समस्या नहीं। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करें और लाइक करें सर। ओके सर, सब्सक्राइब जरूर करें।